आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 28 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे शी जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उन और मसूद पेज़ेश्कियान एक साथ होंगे जमा। क्या लेंगे कोई बड़ा फैसला? रूस ने यूक्रेन पर की ड्रोन और मिसाइलों की बारिश, 14 की मौत, कई जख्मी। रूस ने Mi-35M हेलीकॉप्टर्स का भी किया इस्तेमाल। उधर यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरीज को बनाया निशाना। गजा में तबाही का आलम जारी, 1500 मकान जमींदोज। अमेरिका में वोटर्स ट्रंप को दे सकते हैं झटका, 60% आवाम अब इसराइल को हथियार दिए जाने के खिलाफ। और नेतन्याहू के राष्ट्रपति दोस्त पर आवाम ने की पत्थरों की बारिश, जान बचाकर भागना पड़ा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चीन अपना विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे मनाने वाला है। इस पर परेड होगी और अमेरिका के 4 सबसे बड़े दुश्मन मुल्कों के चीफ इस मौके पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। अगले हफ्ते बीजिंग में होने वाली विक्ट्री डे परेड या मिलिट्री परेड में दुनिया के 4 बड़े नाम एक ही जगह दिखेंगे। चाइना के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी इस परेड में शामिल होंगे। इसमें चीन दुनिया को अपनी मिलिट्री ताकत दिखाएगा। ये सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं, बल्कि इस मीटिंग में मिडिल ईस्ट, साउथ चाइना सी और ब्लैक सी में बदलते हालात पर बड़े लेवल की चर्चा भी हो सकती है। वेस्ट से दबाव के बीच, प्रेशर के बीच यूनिटी की नुमाइश साबित होगी ये मीटिंग। चीन की तरफ से बताया गया है कि मगरबी मुल्कों के कोई भी बड़े लीडर इस परेड में नहीं आएंगे। सिर्फ स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ही यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदगी कर सकते हैं या उस रोल में दिखेंगे, बस ये जानकारी दी गई है। इस परेड में ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और कुछ एशियाई और ग्लोबल साउथ लीडर्स भी शामिल होंगे, कई और ममालिक के। मकसद साफ है, वेस्ट के बढ़ते प्रेशर के बीच यूनिटी, यकजहती और ताकत दिखाना। चीन की मिलिट्री ताकत की बात करें तो पीएलए ने अपनी नेवी और हवाई ताकत तेजी से बढ़ाई है। 370 से ज्यादा नेवल जहाज यानी पानी के जहाज, J-20 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक मिसाइलें चीन की ताकत बढ़ा रही हैं। 2024 की नई रिफॉर्म से चीन में एयर स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कमांड्स भी बनाई गई हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर को समझिए, बड़े फलक पर चलते हैं। पुतिन, किम जोंग उन और मसूद पेज़ेश्कियान का पहली बार पब्लिकली एक साथ शी जिनपिंग के साथ दिखाई देना, पहली बार इन तीनों का वेस्ट के दबाव और सैंक्शंस का जवाब होगा, एक साथ दिखाई देना। और दोस्तों, ये सिर्फ चीन और ग्लोबल साउथ के लिए नहीं, बल्कि रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के लिए भी एक ताकत का पैगाम है। इन चारों के साथ आने से एक बड़ा ब्लॉक बनता नजर आता है। हालांकि इनमें साथी हैं चारों, लेकिन साथ खड़े होना, साथ फोटो खिंचवाना और फिर उस फोटो का पैगाम देना, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। बढ़ते हैं आगे। रूस ने रात भर ड्रोन और मिसाइलों से कीव पर यूक्रेन की दारुल हुकूमत पर हमला किया। यूक्रेन के अफसरान के मुताबिक 7 जिलों में मकान और इमारतें टूट फूट गई। इस हमले में 14 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। कुल 38 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस सिलसिले में दूसरी खबर यह है कि रूस ने हेलीकॉप्टर, मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से यूक्रेन पर हमला बोला। बहुत ही लार्ज लेवल का हमला था। हेलीकॉप्टर से हमला तो बहुत कम ही सुनाई देता है। रूस ने रात भर बड़ी हवाई कार्रवाई की और कई ड्रोन्स और मिसाइलें यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर बरसाए। कीव में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शहर और आसपास की कई जगहों पर नुकसान हुआ। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि रूस ने 598 ड्रोन्स दागे थे, इनमें से 563 को इंटरसेप्ट करके हमने गिरा दिया। रूस की 31 मिसाइलों में से 26 मिसाइलों को भी गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है, लेकिन 13 जगहों पर इन मिसाइलों और ड्रोन्स ने हिट किया, 26 जगहों पर उनका मलबा गिरा, ये यूक्रेन का कहना है। रूस ने जमकर जवाब दिया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उनकी एयर डिफेंस ने रात भर 102 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह कर दिया और Mi-35M हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के फौजियों, कमांड सेंटर्स और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने भी जमकर जवाब दिया। यूक्रेनी आर्मी ने दावा किया कि उन्होंने रूस की 2 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है।
और अब फ़लस्तीन की कुछ अहम अपडेट सुन लीजिए। हम गज़ा गज़ा कहते कहते फ़लस्तीन कहीं भूल ना जाएं, तो इसलिए मैं मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन की खबरें सुना रहा हूँ। गज़ा में तबाही का सिलसिला जारी है। इसराइल ने जैतून इलाके में 1500 घरों से ज़्यादा घरों को तबाह कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया, मटियामेट कर दिया। गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए ग्राउंड ऑफेंसिव का हिस्सा है। सैटेलाइट इमेज में तबाही का एक एक जुर्म साफ नज़र आता है। 6 अप्रैल से अब जो अगस्त चल रहा है आखिर में, इस तक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज में ये देखा गया कि गज़ा में तबाही ज़्यादातर रिहायशी एरिया में अंजाम दी गई है। साफ है कि इसराइल हमेशा के लिए फ़लस्तीनियों के सिर से छत छीनना चाहता है, तभी वरना रेजिडेंशियल एरियाज़ में रिहायशी इलाकों में कौन तबाही मचाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जबालिया अल बलद, जबालिया रेफ्यूजी कैंप, तल अज़्ज़ातर और आसपास के इलाकों में हुआ है। मोहल्ले याद रखिएगा गज़ा के, जो मिटाए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी सख्ती कम नहीं हो रही। आज 28 अगस्त की सुबह इसराइली फोर्सेज ने 12 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कल भी गिरफ्तार किए गए थे बहुत से लोग। IDF का निशाना आज जो बने हैं उन लोगों में शामिल हैं जर्नलिस्ट यानी कि मीडिया पर्सन्स, रिफॉर्म एक्टिविस्ट और हाल ही में रिहा हुए कैदी, जिन्हें इसराइल की तरफ से जेलों से रिहा किया गया था, फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये गिरफ्तारियां घरों में दबिश के दौरान हुई। अमेरिका का इसराइल को फौजी मदद देना अब अमेरिकी आवाम को ही पसंद नहीं आ रहा। एक नया पोल हुआ अमेरिका में और इस पोल के जो नतीजे आए वो ये दिखाते हैं कि ज़्यादातर अमेरिकन्स अब इसराइल की फ़ौजी मदद के ख़िलाफ़ हैं। क्यूनिपिएक यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक 60% वोटर्स, अमेरिका के 60% वोटर्स ने इनकार किया कि वो इसके साथ हैं और 32% अब भी इसराइल को हथियार दिए जाने के सपोर्ट में हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा अपोज और सबसे कम सपोर्ट है। पोल के मुताबिक ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ा अपोज था इसराइल के खिलाफ। यानी अमेरिका की आवाम ट्रंप से कह रही है कि इसराइल से तुम्हारा याराना अब हमें बर्दाश्त नहीं है, और आवाम की इस नाराज़गी का नुकसान अगले इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और हेडलाइंस शो में अब जिक्र कुछ और बड़ी हेडलाइंस का। अल जज़ीरा की हेडलाइन है 28 अगस्त की, और आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये जो झुका हुआ है, गुस्से में है, यह अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है और ये बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा दोस्त है, इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है। आज अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलाई, ये रैली छोड़कर चले गए जैसे ही प्रोटेस्टर्स ने इनके ऊपर पत्थर बरसाए, इनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई और फौरन जो है ये ओपन कार में थे और ओपन कार से फौरन ये बख्तरबंद गाड़ी में घुसे, क्योंकि आवाम लगातार पत्थर बरसा रही थी। इसके वीडियोस थे, लेकिन हम यहाँ मारपीट नहीं दिखाते। तो ये बार बार वेस्ट बैंक जाते हैं और जो दीवारें गिरिया है उस पर जाते हैं, और वेस्ट बैंक को जो कब्जाने की इसराइल की पॉलिसी है उसके साथ भी खड़े नज़र आते हैं। लेकिन आज ये अपनी कार में सीधे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि पत्थर शूं शां शूं करके आ रहे थे। हमने वो वीडियो देखा, लोगों ने इन्हें घेर लिया। इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, इसीलिए मलाई और उनकी पार्टी ने कहा कि ये हमारे अपोजिशन की चाल है, अपोजिशन लीडर्स ने हम पर पत्थर फेंकवाए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रोटेस्टर्स आम लोग थे और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से और जो रिश्वतखोरी का स्कैंडल चल रहा है इस वक्त अर्जेंटीना में उसके खिलाफ हैं, उसकी वजह से गुस्से में भरे हुए थे। अल अरेबिया इंग्लिश की एक हेडलाइन कहती है कि इसराइली मिनिस्टर सेज ऑपरेटिंग इन ऑल कॉम्बैट जोन्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ रेड इन नियर दमस्कस। कि इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल काट्स, वो ये कह रहा है कि हम हर जंगी मोर्चे पर लगातार डटे हुए हैं और वहाँ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें उसने कही हैं दमस्कस यानी सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क पर एक ताज़ा हमले के बाद, जिससे ये समझा जा रहा है कि क्या एक कॉम्बैट जोन मान लिया गया है सीरिया को। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप जाकर देखिएगा, 4 इसराइली हेलीकॉप्टर्स रात के अंधेरे में कल या आज सुबह घुसे सीरिया के अंदर, दारुल हुकूमत दमिश्क तक गए। वहाँ से अल-शरा एक प्रोग्राम में मौजूद थे, वो 15 किलोमीटर दूर थे। ये जो जिस बेस पर हेलीकॉप्टर नीचे उतरे, इसराइल के फ़ौजी नीचे उतरे,
दारुल हुकूमत में, कैपिटल दमिश्क के बाहरी इलाकों में, और वहां जाकर 2 घंटे तक ऑपरेशन किया 4 हेलीकॉप्टर से आए फौजियों ने। और वहां बताया गया कि ईरान की जो IRGC के लोग बशर अल असद के ज़माने में रहते थे यहाँ, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए थे, तो वो उन्हें न्यूट्रलाइज तबाह करने के लिए आए थे। और जब उन्हें रोकने सीरियन फोर्सेस आई तो उन पर गोली चलाई गई, 6 से 9 फौजी मारे गए सीरिया के। बस इसके अलावा सीरिया की हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया गया। फिर उसके बाद सब चुप के बैठ गए। तो ये कह रहे हैं कि अब हम सब मोर्चों पर बराबर से एक्टिव हैं। IDF reportedly preparing to arrest Haredi draft invaders when they head to Oman. ओमान ये जगह यूक्रेन में है, कल हमने आपको बताया था। और यहाँ लोग भाग रहे हैं, IDF में भर्ती होने से बचकर भाग रहे हैं। तो जो ड्राफ्ट इवेडर्स हैं, जिनको दिया गया है हुक्म कि आपको इस तारीख तक आकर फौज में भर्ती होना है IDF में, वो नहीं हो रहे हैं भर्ती। तो पता है चल रहा है वो नौजवान जो है वो एक मजहबी सफ़र पर ओमान जो है वहाँ जाते हैं और वहीं रहेंगे फिर लंबे वक्त तक, ताकि इधर ये जंग जो चल रही है गज़ा में उसमें वो मारे ना जाएं। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो उन लोगों को अब IDF जो है पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोशिश, प्लानिंग शुरू कर चुकी है। ये कहा जा रहा है द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन में। IDF चीफ बैक्स वेस्ट बैंक कमांडर एमिड हारेट्स वॉर क्राइम्स एक्यूजिशन। हारेट्स इसराइल का अखबार है। बहुत से लोग कहते हैं आप इसराइली मीडिया क्यों पढ़ता हूँ? मैं ढोल बजाने वाली कोई मीडिया नहीं पढ़ता हूँ, हर जगह खबर मिलती है। हारेट्स इसराइली अखबार ही है दुनिया में वाहिद जिसने ये कहा, उसने वॉर क्राइम के सबूत दिए कि वेस्ट बैंक में वॉर क्राइम कर रही है IDF। 3000 पेड़ काट दिए, तब जाकर दुनिया को पता चला जब इसराइली मीडिया ने कवर किया। 3000 पेड़ काट दिए इन्होंने, सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए जिसने एक इसराइली के सर में गोली मारी थी। 3000 पेड़ काट दिए गए फिलिस्तीनियों के, और लगातार वहां पर एक्शन किया जा रहा है। ये वॉर क्राइम में काउंट किया जाएगा जो वेस्ट बैंक का कमांडर है उसके ऊपर। वेस्ट बैंक की जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है एक्शंस की, जिस IDF कमांडर पर। तो IDF चीफ जो है जाकर उसके साथ खड़ा हो गया, उसका सपोर्ट किया कि नहीं इसने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। IDF का चीफ कौन है? एयाल ज़ामिर। उसने हारेट्स की क्रिटिसिज्म को ही रिजेक्ट कर दिया, कहा कि मेजर जनरल अवी ब्लथ जो कि वेस्ट बैंक का जिम्मेदार कमांडर है उसने कुछ भी गलत नहीं किया, और उसने टेरर अटैक्स रोकने के लिए जो सही समझा वो सब किया, और मैं उसके साथ हूँ। हारेट्स ने ये सब राज खोले थे। द जेरूसलम पोस्ट में खबर छपी कि एयाल ज़ामिर ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया जो एक्यूजेशन थे हारेट्स के। सबको पढ़ा करिए। ये जो ढोल बजाने वाले मीडिया है ना, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक हर जगह है, जहाँ आप पसंद करते हो वहाँ भी हैं। मुखालिफ मीडिया को पढ़ा करिए, तब आपको असली खबर और भी मिल जाएगी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। साउथ कोरिया और अमेरिका जो है वो जॉइंट मैरीटाइम इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स कर रहे हैं, बड़ी ड्रिल कर रहे हैं समंदर में, दोनों मिलकर, साउथ कोरिया और अमेरिका। और नॉर्थ कोरिया इससे भंडाया हुआ है। ये कहते हैं कि हम समंदर में जो इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, घुसपैठ होती है, उसको रोकने वाली ड्रिल कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन कहता है कि नहीं, ये हम पर हमला करने की ड्रिल कर रहे हैं। इजिप्ट और तुर्की, इन लोगों ने अपनी डिफेंस टाइज को और ज़्यादा गहरा किया है, और दोनों मिलकर एक कॉम्बैट ड्रोन बनाएंगे। और ये तुर्की का ड्रोन है जो अब इजिप्ट में मैन्युफैक्चर होगा। एक बड़ी डील हुई है, बड़ी ड्रोन डील। कॉम्बैट ये जंगी ड्रोन है और बड़ा एडवांस ड्रोन है, तो इसको लेकर इन दोनों के बीच डील हुई है। अब ये मत कहिएगा कि गज़ा में क्या इस्तेमाल होगा, हर चीज़ गज़ा में इस्तेमाल नहीं होती सर। गज़ा की जंग बंद हो जाएगी, फिर आप खबर को किस नज़रिए से देखेंगे? आज ईरान अगर कोई नई मिसाइल बनाता है तो लोग पूछते हैं कि वो ईरान इसराइल पर क्यों नहीं दागता फ़लस्तीन के लिए। वो उनकी जंग नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। तो ये भी जो कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, ईरान को मतलब है। इन्हें कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हर डील ये उस नज़रिए से करें। कौन जंग लड़ रहा है? गज़ा की 2 साल से फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट। यमन वाले उनके सपोर्ट में हमले करते हैं, हर 2-3 दिन में एक आध मिसाइल अटैक करते हैं वो। आज भी सुना एक ड्रोन दागा है, और उन्होंने जहाज़ भी डुबोए हैं, और उन्होंने नुकसान भी झेला है।
یمن کے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے یا جو ان کا انصر اللہ موومنٹ ہے انہوں نے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.